हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचरनेस अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले ओबीजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इपिजियोटोमी के बारे में और देखेंगे इपिजियोटोमी क्या है और इसकी संपूर्ण जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। इपिजियोटोमी के बारे में क्या है? इपिजियोटोमी एक सर्जिकल इंसिजन है जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान पेरिनियम कहे तो वेजाइनल ओपनिंग और एनस के बीच की एरिया को क्या बोलते हैं? पेरिनियम एरिया बोलते हैं, पर लगाया जाता है। क्या हुआ? तो इपिजियोटोमी एक सर्जिकल इंसिजन, एक कट लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इपिजियोटोमी बोलते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान होता है और पेरिनियम एरिया वेजाइनल ओपनिंग से लेके एनस के बीच लगाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इपिजियोटोमी बोलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो वेजाइनल ओपनिंग को बड़ा करना ताकि बेबी का हेड आसानी से बाहर आ सके। क्या? वेजाइनल ओपनिंग को बड़ा करना ताकि बेबी का हेड आसानी से बाहर आ सके और पेरिनियल मसल्स को अनियंत्रित रूप से फटने से बचाया जा सके। जो हमारी पेरिनियल मसल्स होती है उसको अनकंट्रोल टीयरिंग से बचाया जा सके। ठीक है, ऐसे हम क्या बोलते हैं? पेरिनियोटोमी बोलते हैं। ये याद रखना है आपको। पेरिनियोटोमी जितना भी आपका ये जो येलो से हाईलाइट्स है ना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और जैसे ब्लैक से हाईलाइट्स, ये भी ब्लैक से देखिए। पेरिनियोटोमी किसे बोलते हैं? अनकंट्रोल टीयरिंग से बचाना। इसे हम इसी को इपिजियोटोमी को भी पेरिनियोटोमी भी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं इपिजियोटोमी क्यों दी जाती है ना, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है ना इपिजियोटोमी। और जानना चाहेंगे कि इपिजियोटोमी देते क्यों है भाई, क्यों जरूरत पड़ती है इपिजियोटोमी देने की। यह हर डिलीवरी में जरूरत नहीं होता, लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में दी जाती है। क्या है? मैटरनल फैक्टर, माँ से जुड़े। तो रिजिड पेरिनियम, जब पेरिनियम की मसल्स बहुत सख्त हो, जब पेरिनियम की मसल बहुत सख्त हो और आसानी से स्ट्रेच ना हो रही हो। अगर पेरिनियम की मसल्स ज्यादा सख्त हो, आसानी से स्ट्रेच नहीं हो पाती, तो उस सिचुएशन में हमें इपिजियोटोमी करना पड़ता है। प्रीवियस स्कार क्या है? अगर पिछली डिलीवरी में बहुत बड़ा टीयर हुआ हो, अगर पिछली डिलीवरी का रिकॉर्ड है तो हो सकता है कि उनको इस डिलीवरी में भी प्रीवियस इसमें भी इपिजियोटोमी करना पड़ सकता है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी क्या होता है? तो फोर्सेप या वैक्यूम डिलीवरी के दौरान एक्स्ट्रा स्पेस बनाने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जो जैसे फोर्सेप एंड वैक्यूम डिलीवरी करते हैं ना, उसमें भी स्पेस ज्यादा लगता है ना, तो स्पेस को बनाने के लिए हमें इपिजियोटोमी करना पड़ता है। फीटल फैक्टर क्या क्या है? तो बच्चे से जुड़े कारण क्या है? तो लार्ज बेबी यानी मैक्रोसोमिया, अगर बच्चे का साइज बहुत बड़ा है यानी बच्चे का हेड का साइज बड़ा है, मैक्रोसोमिया है ना, लार्ज बेबी हो, तो हम इंसिजन एपिजियोटोमी करेंगे। फीटल डिस्ट्रेस क्या है? जब बच्चे की हार्ट रेट कम हो रही हो और जल्दी डिलीवरी करानी हो, यानी जब फीटल डिस्ट्रेस मतलब बच्चे का हार्ट रेट कम हो और उसको जल्दी नॉर्मल डिलीवरी कराना हो, तो हमें उस सिचुएशन में इपिजियोटोमी करनी पड़ती है। लेकिन ज्यादातर फीटल डिस्ट्रेस की सिचुएशन में हम लोग LSCS यानी सी सेक्शन की तरफ चलते हैं। बीच डिलीवरी क्या है? जब बच्चा उल्टा हो या पैर या हिप्स बल्ब पैदा हो रहा हो। ब्रीच डिलीवरी में भी क्या करते हैं? तो हम लोग ये अगर बच्चा उल्टा हो तो इस सिचुएशन में भी हमें इपिजियोटोमी करनी पड़ेगी। और मोस्टली तो आजकल LSCS के तरफ देखते हैं, सी सेक्शन के बीच प्रेजेंटेशन है, तो आपको क्या होगा? तो सी सेक्शन का होगा, बड़ा ऑपरेशन होगा। प्री मैच्योर बेबी क्या है? ताकि नाजुक बेबी के सिर पर वेजाइनल वाल्व का दबाव ना पड़े। यानी प्री अगर बच्चा टर्म बेबी यानी 36 वीक यानी 30 टर्म किसे बोलते हैं? यदि बेबी का जन्म 37 वीक्स टू 42 वीक्स के बीच हुआ हो तो उसे हम टर्म बेबी बोलते हैं। अगर उस पहले हो 36 वीक्स 35 वीक्स का है तो उसे हम बोलते हैं प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं ना। अगर वो नाजुक है और उसको अगर वो वेजाइनस होते हुए आएगा तो उसको क्या होगा? उसका हेड दब सकता है। क्यों? ड्यू टू प्रेशर के कारण, है ना। तो इसके लिए हम क्या करें? इपिजियोटोमी बनाएंगे जिससे स्पेस बनेगा और बेबी का हेड आसानी से डिलीवर होगा, प्री मैच्योर बेबी का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। इपिजियोटोमी के प्रकार के बारे में देखेंगे। इपिजियोटोमी कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो इसके 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन क्लिनिकली
दो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, कौन कौन? तो मीडियो लेटरल मोस्ट कॉमन होता है। मीडियो लेटरल, यह इसका डिस्क्रिप्शन जानते हैं, यह मिड लाइन से शुरू होकर यानी 2.5 सेंटीमीटर दूर लेटरल साइड 4 to 7 क्लॉक पोजीशन की तरफ लगाया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? तो मीडियन मिड लाइन, यह वेजाइनल ओपनिंग के पोस्टीरियर सेंटर से सीधे नीचे एनस तरफ लगाया जाता है। देखिए आपको डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है मीडियो लेटरल का। देखिए मीडियो लेटरल है ना, ये देखिए मीडियन हो गया है, ये सीधा हो गया मीडियन, और मीडियो लेटरल ये हो गया किधर? लेटरल साइड। लेटरल साइड बोलते हैं मीडियो लेटरल। चलिए रिमेंबर द 4 ओ क्लॉक 7 क्लॉक एंगल क्या है? एम मोस्ट कॉमन क्या है? मीडियन मीडियो लेटरल। मोस्ट कॉमन इपिजियोटोमी क्या कौन सा लगाते हैं? तो हम लोग लगाते हैं मीडियो लेटरल। चेक एक्यूरेट सोर्स 100% एक्यूरेसी देखने को मिलता है उसमें। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो इपिजियोटोमी की टाइप्स वाइज इसमें अब दोनों, जैसे दोनों टाइप्स देखें, मीडियो लेटरल एंड मीडियन देख लिए ना। अब इसके दोनों को क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है ना। तो पहले क्या एडवांटेज मीडियो लेटरल की बात करें तो मीडियो एनस और रेक्टम के फटने का खतरा बहुत कम होता है, यानी एनस और रेक्टम के फटने का खतरा बहुत कम होता है, एडवांटेज की बात है। और इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो हीलिंग में थोड़ा ज्यादा समय लगता है और पेन अधिक होता है। एनाल स्फिंक्टर डैमेज होने का भी इसमें खतरा रहता है। चलिए अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं मीडियन का। तो पेन बहुत कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है और हीलिंग बहुत जल्दी होती है। क्या? पेन कम होगी, ब्लीडिंग कम होगी और हीलिंग जल्दी होगी। और फिर इसकी क्या क्या नुकसान है? तो अगर यह एक्सटेंड हो जाए तो एनाल स्फिंक्टर डैमेज हो सकता है। एनाल स्फिंक्टर डैमेज यानी दोनों सिचुएशन में, मीडियो लेटरल में भी एनाल स्फिंक्टर डैमेज होने का डिसएडवांटेज है और मीडियन में भी एनाल स्फिंक्टर का डैमेज होने का भी डिसएडवांटेज है। देखिए साइड में एक एग्जाम टिप्स क्या दिया गया, मीडियो लेटरल इज सेफर, यानी मीडियो लेटरल सेफ है। एनाल स्फिंक्टर डैमेज रिस्क, एक रिस्क क्या क्या है? रिस्क फैक्टर एनाल स्फिंक्टर डैमेज होना, फास्ट हीलिंग होती है। फिर यहाँ क्या, इससे मीडियो सेफ एनाल स्फिंक्टर डैमेज रिस्क, फास्ट हीलिंग फॉर मीडियन, यानी मीडियन भी फास्ट हीलिंग होती है, लेकिन फास्ट हीलिंग मीडियन होती है एज कंपेयर टू मीडियो लेटरल। ओके, देखते हैं इपिजियोटोमी कब दी जाती है। टाइमिंग की बात करें तो राइट टाइमिंग क्या होता है? जब बेबी का हेड क्राउन हो रहा हो, मतलब बल्जिंग ऑफ पेरिनियम या क्राउनिंग, और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान 3 से 4 सेंटीमीटर वेजाइनल ओपनिंग से सिर दिखने लगे। मतलब क्या होता है? जब हम लोग पीवी करेंगे तो उसका अगर 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच है, यानी उसको ओपनिंग हो गया है, और जब हम उसको पीवी करेंगे तो हमारे फिंगर्स उसका हेड टच हो गया या फिर हेड हमें विजिबल हो रहा है, तब हमें जरूरत पड़ता है, अगर कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर हो रहा है और तब जरूरत पड़ता है हमें क्या, इपिजियोटोमी करने का, ताकि बेबी का डिलीवरी आसानी से हो सके। ठीक है, जैसे डायग्राम दिया हो ना, क्या क्राउनिंग फर्स्ट लिए, देन 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर बाई सर्विक्स खुल गया है ना। अब पेरिनियम फिर थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कट लगाया गया ठीक नीचे, ताकि स्पेस बनेगा, तो स्पेस जब बनेगा तो बेबी का हेड प्रॉपर एक्सपेल आउट होगा, है ना। और रीजन की बात करें तो इस समय पेरिनियम बिल्कुल थिन हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग कम होती है। इस समय क्या होता है, पेरिनियम पूरा थिन हो जाता है और ब्लीडिंग इसकी कम होती है। चलिए आगे देखते हैं, इसके प्रोसीजर्स के बारे में जानेंगे। प्रोसीजर क्या है? तो पेरिनियल एरिया को क्लीन करना, ताकि लोकल एनेस्थीसिया 1% देना। सबसे पहले क्या करेंगे, पेरिनियल एरिया को, जो हमारी पेरिनियल पूरा कंप्लीट एरिया होती है, उसको हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। कौन सी? बीटाडीन सॉल्यूशन से, और लोकल एनेस्थीसिया 1% देंगे। इंसिजन कहाँ लगाएंगे? तो एपिजियोटोमी सीजर आती की मदद से क्राउनिंग के समय कट लगाना। लेफ्ट या राइट मीडियोलेटरल इंसिजन कब लगाएंगे हम? तो एपिजियोटोमी जब सीजर्स लेंगे और उसकी मदद से क्या होगा, क्राउनिंग के समय, जब क्राउनिंग हो रहा है
के समय क्या करें, कट लगाएंगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट लेटरल या राइट मीडियो लेटरल लगाएंगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे ना प्रॉपर। एक बार मैं जूम कर देता हूँ आपको तो क्लियर आपको पता चलेगा। देखिए है ना, कट कहाँ लगाए हैं, मीडियो लेटरल में है ना कट लगाया हुआ। देखिए ये देखिए आपको, एक सेकेंड, देखिए आप ये देख पा रहे होंगे। हाँ देखिए कट लगाया हुआ है, ये हो गया मीडियो लेटरल कट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी की बात करें तो क्या है, तो बेबी और प्लेसेंटा का को डिलीवर कराना। इपीजियोटोमी क्या होता है, हमें बेबी और प्लेसेंटा को आसानी से डिलीवर करा जाते हैं। इपीजियोटोमी रिपेयर को क्या बोलते हैं, इपीजियोग्राफी। इपीजियोग्राफी में चाह रहा था कि इपीजियोग्राफी का भी लेक्चर में साथ में बनाऊं, लेकिन कारण यह था इपीजियोग्राफी बनाता तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाती, लोग को बोरिंग लगता देखने में, इसलिए मैं इपीजियोग्राफी को मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए मेरी रेडी कंटेंट पूरी रेडी है ना। इपीजियोग्राफी क्या है, तो डिलीवरी के बाद स्टेराइल लेयर्स में स्टिच लगाना। आमतौर पर क्रोमिक कैटगट या एब्जॉर्बर सूचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इपीजियोटोमी जहाँ कट लगाए वहाँ प्रॉपर जो स्टेराइल लेयर से स्टेराइल टेक्निक से प्रॉपर सूचर्स लगाने को ही हम क्या बोलते हैं, इपीजियोग्राफी बोलते हैं। ये कौन सा इसमें सूचर्स यूज करते हैं, हम लोग कैटगट यूज करते हैं, क्रोमिक कैटगट और बैक्टीरियल भी यूज करने को देखने को मिलता है। इसमें 3 लेयर होता है, ये वेजाइनल म्यूकोसा लेयर में होता है, मसल्स में होता है एंड स्किन। 3 मसल्स में हम सूचर्स लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर जीएनएम एग्जाम है ना। एक स्टाफ नर्स के रूप में आपकी जिम्मेदारी इपीजियोटोमी के बाद बहुत बढ़ जाती है। जब इपीजियोटोमी होती है एक स्टाफ नर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसे हम क्या रीडा असेसमेंट से समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीडा असेसमेंट है ना। नर्सिंग मैनेजमेंट में रीडा असेसमेंट क्या है, जब भी पेशेंट हो, जब भी आप कहीं हॉस्पिटल में ड्यूटी कीजिएगा तो आपको अगर इपीजियोटोमी कट लगाओ तो आपको माइंड में रहेगा रीडा असेसमेंट, हमें पेशेंट को क्या करना है, रीडा असेसमेंट करो। अब रीडा का फुल फॉर्म क्या होता है ये देखते हैं ना। उस रीडा मतलब वुंड असेसमेंट होता है। तो आर से क्या होता है, रेडनेस, लालपन देखना है आपको, लालीपन देखना है। ई से एडिमा देखना है, सूजन चेक करना है प्रॉपर, है ये क्या फिर ई से क्या है, एचएमओसिस है। एचएमओसिस क्या होता है, तो कोई नीला निशान या ब्रूसिंग तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई नीला निशान नहीं दिखना चाहिए। और ब्रूसिंग मतलब ब्रूसिंग नहीं दिखना चाहिए, एकदम प्रॉपर रेडनेस ज्यादा नहीं होना चाहिए, लालपन भी। ठीक है, जो होता है नॉर्मल आपको लगना चाहिए कि हाँ ये नॉर्मल है। अगर किसी प्रकार का एबनॉर्मल दिखे तो आपको तुरंत नोट करना है अपने डायरी में। डी से डिस्चार्ज यानी टाके से कोई पस या फ्लूड तो नहीं आ रही है, ये भी देखना है टाके से कोई पस या फ्लूड नहीं आ रही है। ए से क्या है, अप्रोक्सीमेशन यानी टाके सही से जुड़े हैं या नहीं। कितने रीडा देखते हैं, आर से रेडनेस देखते हैं, ई से एडिमा देखते हैं, ई से ईचाइमोसिस देखते हैं, एंड डी से डिस्चार्ज देखते हैं, ए से क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इन नर्सिंग इंटरवेंशन आफ्टर इपीजियोटोमी। अब पोस्ट ऑपरेटिव क्या करेंगे, ये तो इपीजियोटोमी का हम केयर कर लिए, पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करेंगे, एक स्टाफ नर्स के रूप में आपकी जिम्मेदारी सूजन और छिलने में कम करने के लिए आफिका लगाना। चलिए आगे देख इसके क्या लिखा हो, तो पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन का तो पेन मैनेजमेंट, इसके लिए क्या करेंगे, डॉक्टर के निर्देशानुसार एनाल्जेसिक देंगे। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसके अनुसार क्या कर देंगे, एनाल्जेसिक देंगे। और हाइलाइट्स में क्या है, तो आइस पैक यूजफुल इन फर्स्ट 24 आवर बिफोर स्वेलिंग। अगर स्वेलिंग है उसके लिए हम कोल्ड यानी 24 आवर हम आइस पैक यूज करा सकते हैं। ठीक है, देन सीट्स बात क्या, तो 24 घंटे के बाद गुनगुने पानी में बैठना। सीट्स बात की सलाह सर्कुलेशन बढ़ाता है और हीलिंग तेज करता है। हाइलाइट्स क्या है, तो 24 आवर रिस्ट्रिक्शन क्रूशियल फॉर सीट्स बात, 24 आवर्स के बाद दी जाती है सीट्स बात। ठीक है, 24 आवर्स इपीजियोटोमी
हमें सीट्स बात नहीं देनी है, आफ्टर में दी जाती है। ये क्या करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। कैसे दिया जाता है, एक बड़ा सा टब लेते हैं, उसमें पानी, गुनगुना पानी उसमें डाल देते हैं और उसमें एक सॉल्यूशन डालते हैं, बीटाडिन सॉल्यूशन, जिससे वो ये डिसइंफेक्टेंट कर देता है, पानी में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको खत्म कर देता है। और उसको हम वहां पर हम आराम से जैसे हम लेट्रिन की सीट पे बैठते हैं ना, सेम उसी पोजीशन में वहां पे बैठा जाता है, ताकि वहां पे लगे, उसका जो स्टीम निकलता है वो आए, उस लगे हमारे पेरिनियम पे, और जल्दी हील होगा। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और हीलिंग भी तेज से होती है। ठीक है, अब देखते क्या है, तो पेरिनियल हाइजीन। हर टॉयलेट के बाद फ्रंट टू बैक सफाई, साफ से आगे से सफाई, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, प्रिवेंट एनएस इन्फेक्शन, एंटीरिंग वेजाइनल वुंड। क्या है, तो हमेशा टॉयलेट जाने के बाद आपको पूरा प्रॉपर क्लीन करना है, आपको पेरिनियम एरिया को प्रॉपर क्लीन करना है, इंटीरियर टू पोस्टीरियर, यानी प्रिवेंट एनएस इन्फेक्शन से बचना है, पूरे वेजाइनल वुंड को एनएस इन्फेक्शन से बचाना है। यूज क्या करना, वार्म वाटर यूज करना है, बीटाडिन। असेसमेंट टूल कौन सा, जैसे कि आपने ऊपर देखा रीडा है ना, रीडा का फुल फॉर्म क्या होता है आगे मैं बता दिया हूँ, आप उसको देखिएगा, आप नोटबुक में लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब डाइट की बात करते हैं, तो हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर डाइट्स प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेन इक्वल टू स्टीचेस, डेंजर्स, स्टूल सॉफ्टनर ऑप्शनर। तो क्या करते हैं, हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर डाइट बोलते हैं लेने को, किस लिए, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन से बचाव के लिए, स्ट्रेन बोलते हैं, यानी उसको स्ट्रेन करवाते हैं, किस लिए, तो स्टीचेस डेंजर्स को बचाने के लिए, और स्टूल सॉफ्टनर हो ऑप्शनल है ना, यानी फाइबर डाइट प्रिवेंट स्टूल स्टेनिंग ऑन स्टिचेस। जैसे फाइबर डाइट देते हैं ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन से बचा सके, अगर वो फाइबर डाइट्स नहीं लेगी तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर वो जाएगी वॉशरूम जाएगी तो बाथरूम जाएगी तो उनको क्या होगा, उनको प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिससे स्टिचेस पे दबाव पड़ेगा और स्टिचेस खुल सकता है और वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए क्या होता है कि हम इपिजियोटोमी के बाद बोलते हैं उनको रिच फाइबर डाइट लेने के लिए, ताकि उनको स्टूल जो सॉफ्ट हो और उनका जो इपिजियोटोमी जो लगा, इपिजियोग्राफी हुआ है उस पर प्रेशर ना पड़े और जल्दी से हीलिंग हो। ठीक है, चलिए पोजीशन की बात करें, तो मदर को साइड लेइंग पोजीशन, यानी करवट लेकर, देख सकते हैं करवट लेकर बैठ सोई हुई, डायरेक्टली ऑन स्टिच पॉइंट इज डेंजर, डायरेक्ट प्रेशर अवॉइड। मदर को साइड लेइंग पोजीशन देना है और डायरेक्ट स्टिच पॉइंट पर डेंजर होगा अगर डायरेक्ट प्रेशर नहीं कभी देना है, ताकि स्टिच पर प्रेशर पड़े। अगर स्टिच पे प्रेशर होगा तो कहीं ना कहीं वो डेंजर साइन है ना। हाइलाइट्स में साइड लाइन पोजीशन प्रोटेक्ट स्टिचेस, साइड लाइन पोजीशन देंगे ताकि हम स्टिचेस को प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें। ठीक है, रीडा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, री से क्या हो गया, आर से रेडनेस हो गया है ना, और क्या हो गया, ई से एडिमा हो गया, और इससे क्या होगा, ई कैमोसिस हो गया, और डी से क्या होगा, डिस्चार्ज हो गया, ए से क्या होगा, एप्रोक्सीमेशन। ओके, चलिए हमारा आज ओबीजी ये टॉपिक्स भी हमारा आज फिजियोटॉमी कंप्लीट हुआ। आप इसको कंप्लीट लेक्चर लिखे देखिएगा ना, स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। अच्छा लगे आपको कंटेंट तो मैं और मेहनत करूँगा ताकि और अच्छा कंटेंट दे सकूँ, है ना। अभी जैसा हो रहा है मैं वैसा कर रहा हूँ, है ना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।